हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद शिवांगी कपूर। आज हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर 2 द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली पॉपुलेशन और सोसाइटी के रिलेशनशिप को समझने के बारे में है। जब हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि इंडिया में कितने लोग रहते हैं, हम ये भी देखते हैं कि कितने बर्ड्स हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स का प्रोपोर्शन क्या है, डिफरेंट एज ग्रुप्स का प्रोपोर्शन क्या है, लिटरेसी कितनी है, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में क्या डिफरेंसेस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन डेमोग्राफिक पैटर्न्स के पीछे सोशल और इकोनॉमिक रीजंस क्या है। इसीलिए ये चैप्टर सोशियोलॉजी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। हमारा चैप्टर 2 है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। वर्ड डेमोग्राफिक ये बेसिकली पॉपुलेशन से रिलेट करता है, लेकिन सोशियोलॉजी में हम सिर्फ लोगों को काउंट नहीं करते, हम उसके पीछे का सोशल मीनिंग भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर में जब भी हम पॉपुलेशन ट्रेंड्स देखेंगे तो हम ये क्वेश्चंस भी पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन से सोशल फैक्टर्स इसके पीछे हैं और सोसाइटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। चैप्टर के एंड तक आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे। ये सब आइसोलेटेड टॉपिक्स नहीं हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे डेवलपमेंट और डेथ रेट का कम होना, उससे एज स्ट्रक्चर में चेंजेस आना, डिपेंडेंसी रेशियो चेंज होना और पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। आइए सबसे पहले समझते हैं डेमोग्राफी के बारे में। डेमोग्राफी डेमोग्राफी वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल और ग्राफीन का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो डेमोग्राफी का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन को साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली स्टडी करना। अब पॉपुलेशन स्टडी में हम क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं पॉपुलेशन का साइज कि कितने लोग हैं, बर्ड्स कितने बच्चों का जन्म हुआ है, डेथ्स कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, माइग्रेशन लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर रहे हैं या नहीं, और कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स का प्रोपोर्शन क्या है, डिफरेंट एज ग्रुप्स कितने हैं, एक्सेट्रा। तो डेमोग्राफी का मतलब सिर्फ पॉपुलेशन को काउंट करना नहीं होता, इसे सिस्टमैटिक रूप में स्टडी करना, पॉपुलेशन और उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ये सब जानना। यहाँ पे दो वेराइटीज ऑफ डेमोग्राफी आती है। सबसे पहली है फॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी मेनली क्वांटिटेटिव होती है, यानी पॉपुलेशन को नंबर, रेट, रेशियो और स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू स्टडी करते हैं, जबकि सोशल डेमोग्राफी पॉपुलेशन को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के साथ स्टडी करता है। अगर एग्जाम्पल से इसे समझें तो अगर किसी स्टेट में फर्टिलिटी रेट हाई है तो सोशल डेमोग्राफी ये भी पूछेगी कि व्हाई इज फर्टिलिटी रेट हाई, क्या रीजन एजुकेशन है, पोवर्टी है, सोशल नॉर्म्स है या अर्ली मैरिज। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर्स की बात नहीं हो रही, बल्कि नंबर के पीछे के सोशल कॉजेस को भी समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक डेटा एंड सेंसस। अब क्वेश्चन आता है कि हमें पॉपुलेशन के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती कैसे है और कहाँ से है। तो जो डेमोग्राफिक स्टडीज होती हैं वो सिस्टमैटिक काउंटिंग और एन्यूमरेशन पर बेस्ड होती हैं। इसका इम्पॉर्टेंट सोर्स है सेंसस या सर्वेज। इंडिया में सेंसस की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो 1867 टू 72 के अराउंड सेंसस कंडक्ट करा गया था और 1881 से रेगुलर 10 ईयरली यानी कि हर डेसिमल में सेंसस कंडक्ट होने लगा। इंडिपेंडेंट इंडिया ने भी इस ट्रेडिशन को फॉलो करा और लेटेस्ट सेंसस जो है हमारा वो 2011 का है।
अब हम क्वेश्चन सोचेंगे कि सेंसस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पर कितने लोग रहते हैं, उनकी एज क्या है, लिटरेसी क्या है, एक्सेट्रा। तभी गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर रिलेटेड पॉलिसीज को प्रॉपरली बनाएगी। वाई डेमोग्राफी मैटर्स टू सोशोलॉजी। अगर डेमोग्राफी पॉपुलेशन के नंबर की स्टडी है तो सोशोलॉजी में इसका क्या काम है? इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशोलॉजी सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करती है और पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स हमें सोशल पैटर्न समझने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन की डेथ का रीजन इंडिविजुअल हो सकता है, पर अगर हम नोटिस करें कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में सुसाइड रेट दूसरी सोसाइटी के कंपेयर में ज़्यादा है, तो हमें सिर्फ इंडिविजुअल रीजन नहीं देखना चाहिए बल्कि सोशल कॉजेस को भी समझना चाहिए। यहाँ पे हम इमाइल दरखाइम के स्टडी को, जो उन्होंने सुसाइड पे स्टडी करी थी, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। दुर्खिम ने बताया था कि इंडिविजुअल एक्शंस के पीछे भी सोशल फैक्टर्स का रोल हो सकता है। तो डेमोग्राफी सोशोलॉजी को सोसाइटी के लार्ज पैटर्न समझने में हेल्प करती है। इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ। अब बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन साइज और ग्रोथ की। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है अप्रॉक्स, यानी अराउंड 1.21 बिलियन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है, इंडिया की पॉपुलेशन हर पीरियड में सेम स्पीड से ग्रो नहीं हुई। कभी ग्रोथ स्लो थी तो कभी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही फास्ट हुई और एक पीरियड में नेगेटिव ग्रोथ भी देखी गई। 1911 टू 1921 इस पीरियड में इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव था, अप्रॉक्सीमेटली 0.03%। इसका मतलब है कि इस टाइम पर जो डेथ रेट्स थे वो ज़्यादा थे एज कंपेयर टू बर्थ्स, यानी जितने लोग बॉर्न हुए उससे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। अब आपको स्क्रीन पर टेबल 1 दिख रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्रोथ ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। इस टेबल को हमने रटना नहीं है, हमें इस टेबल से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ के पैटर्न को समझना है। टेबल में मेनली हमें 3 चीज़ें दी गई हैं, ईयर, दूसरा पॉपुलेशन इन मिलियंस और तीसरा ग्रोथ रेट, जिसमें एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट और डिकेडल ग्रोथ रेट दिया है। अगर हम देखें तो 1901 में सबसे पहले इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स 238 मिलियन है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर 1911 में देखें, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 252 मिलियन हो गई, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ गई है। हमारा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है 0.56% और डिकेडल ग्रोथ रेट 5.8। तो यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव थी लेकिन बहुत हाई नहीं थी। फिर 1921 को स्पेशली नोटिस करें, यहाँ पे पॉपुलेशन 251 मिलियन थी। अब देखिए 1911 में पॉपुलेशन 252 मिलियन थी लेकिन 1921 में 251 मिलियन हो गई, यानी पॉपुलेशन एक्चुअली डिक्रीज हुई। इसीलिए एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट -0.03% रहा और डिकेडल ग्रोथ रेट -0.3 रहा। ये 20th सेंचुरी में इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। अगर हम कनेक्ट करें इसे प्रीवियस स्लाइड से, तो अब क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों हुई। इसका जो मेजर रीजन है वो 1918 टू 1919 का इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक है। इसके बारे में हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये जो एपिडेमिक था, ये बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल की यहाँ पे डेथ हो गई थी, इसी कारण हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। इसलिए हाई मोरालिटी leads to population decline and negative population growth। तो स्टूडेंट्स 1921 को याद रखिएगा। उसके बाद अगर आगे देखें
तो 1931 से पॉपुलेशन फिर से इंक्रीज होने लगती है। फिर 1941 में भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है और 1951 में भी पॉपुलेशन 361 मिलियन हो गई। ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हुआ, जैसे कि 1941 में एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 1.33 था और 1921 के नेगेटिव ग्रोथ के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ ग्रेजुअली रिकवर कर रही थी। फिर 1951 से 2001 तक हमें रेगुलर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2001 में 1028 मिलियन यानी अप्रॉक्सीमेटली 102.8 करोड़ और 2011 में पॉपुलेशन 1210 मिलियन यानी कि 121 करोड़ पहुंच गई। तो इस टेबल में हमें एक क्लियर पैटर्न देखने को मिलता है कि 1901 टू 1951 पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो रिलेटिवली स्लो दिख रहा है। फिर 1911 से 1921 तक पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो गई और 1951 के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज हुई। 1971 से 1981 तक ग्रोथ रेट 2.2% पर ईयर था और उसके बाद ग्रोथ रेट ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगा। तो 1971 का एवरेज एनुअल ग्रोथ 2.22% और 1981 का 2.20 और ऐसे ही 2011 का 1.63। आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन 2011 तक कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो 1971 टू 81 के बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, पॉपुलेशन अभी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो इंक्रीज की स्पीड है वो स्लो हो गई है। जैसे कि 2001 में ग्रोथ रेट दिख रहा है हमें 1.95% और 2011 में है 1.63%। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन स्लो, ग्रोथ की स्पीड कम है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और फिर 60 किलोमीटर पर आवर पे चलने लगी। तो कार अभी भी आगे ही जा रही है, लेकिन अब स्पीड क्या है, कम हो गई है। सेम इसी तरीके से जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज है वो इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो अब फटाफट से जो हमने अभी तक इस टेबल में समझा उसे शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है 20वीं सेंचुरी में वो यूनिफॉर्म नहीं है। इनिशियली ग्रोथ स्लो थी। 1911 टू 1921 में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हुई बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हुई, लेकिन 1951 के बाद पॉपुलेशन ग्रो हुई रैपिडली और आफ्टर 1981 ग्रोथ रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो टेबल हमें इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का एक ब्रॉड पिक्चर प्रोवाइड करता है। तो अब टेबल 1 के बाद चार्ट 1 हमें दिया गया है और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें इंडिया के बर्थ रेट और डेथ रेट के मूवमेंट को विजुअली समझाने में हेल्प करता है। चार्ट का टाइटल है बर्थ एंड डेथ रेट इन इंडिया 1901 टू 2017। यहाँ वर्टिकल एक्सिस पर रेट पर 1000 पॉपुलेशन दिया गया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिफरेंट टाइम पीरियड्स दिए गए हैं 1901 टू 10 से लेकर 2017 तक का। इस चार्ट में हम दो रेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट। सबसे पहले 1901 से 1931 के अराउंड का पीरियड देखिए। इस पीरियड में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों रिलेटिवली हाई हैं, यानी इंडिया में बहुत बर्थ्स हो रही हैं, लेकिन साथ ही डेथ्स भी ज़्यादा हो रही हैं। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ कंपैरेटिवली लो थी। हाई बर्थ रेट प्लस हाई डेथ रेट लीड्स टू लो पॉपुलेशन ग्रोथ। 1931 से पहले बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। अब 1921 टू 31 के बाद के ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ से बर्थ रेट और डेथ रेट के पीछे डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है। इस पीरियड में के बाद दोनों रेट्स डाइवर्ज यानी कि एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। यहाँ पे डेथ रेट जो है वो शार्पली डिक्लाइन कर रहा है, जबकि जो बर्थ रेट है वो रैपिडली डिक्लाइन नहीं हुआ, यानी कि डेथ रेट नीचे आ गया जबकि जो बर्थ रेट है वो हाई है।
तो अब क्वेश्चन है कि डेथ रेट इतना रैपिडली डिक्लाइन क्यों हुआ। सबसे पहले हमें दो रीजन दिए गए हैं। पहला है कंट्रोल ओवर फैमिलीज। फैमिलीज के इफेक्ट को कंट्रोल करने में इम्प्रूवमेंट हुई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई, इरिगेशन एक्सपेंड हुआ और ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बेटर हो गया और गवर्नमेंट रिलीफ मेजर्स इम्प्रूव हुए। और दूसरा कंट्रोल ओवर एपिडेमिक डिजीजेस, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, सैनिटेशन, इन सब में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से जो एपिडेमिक डिजीजेस थी उनसे होने वाली डेथ कम हुई। तो हम बोल सकते हैं कि बेटर हेल्थ केयर, सैनिटेशन, डिजीज कंट्रोल और फेमाइन कंट्रोल से डेथ रेट डिक्लाइन हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर डेथ रेट इतनी क्विकली डिक्लाइन हो गई तो बर्थ रेट भी इमिडिएटली क्यों नहीं गिरी। तो बर्थ रेट जो है वो सोशो कल्चरल फिनोमिना पे डिपेंड करती है, यानी बर्थ रेट सिर्फ मेडिकल इम्प्रूवमेंट से चेंज नहीं होती, इसको चेंज होने में टाइम लगता है, बिकॉज जो फर्टिलिटी बिहेवियर है सोशल और कल्चरल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि हमारी एजुकेशन, अवेयरनेस, प्रॉस्पेरिटी, फैमिली साइज का आइडिया और इन्फेंट मोर्टेलिटी। जब इन्फेंट मोर्टेलिटी डिक्लाइन होती है, एजुकेशन से अवेयरनेस क्रिएट होती है, तो ग्रेजुअली जो फैमिली का साइज है वो भी रिड्यूस होता है। यहाँ पे हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि बर्थ रेट हाई था पहले और डेथ रेट हाई था, लेकिन फिर हमने देखा कि क्या हुआ, डेथ रेट अचानक से गिरने लगा जबकि बर्थ रेट स्लोली। इस वजह से हमें दोनों के बीच में एक लार्ज गैप क्रिएट होता है और जब बर्थ रेट डेथ रेट से सिग्निफिकेंटली हाई होता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होती है। इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कॉन्सेप्ट में समझते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि बर्थ रेट 40 है पर 1000 और डेथ रेट 35 है पर 1000, तो यहाँ पे डिफरेंस आता है 5 का। ओके, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, बर्थ रेट 35 है और डेथ रेट 15 है, तो डिफरेंस आएगा 20 का, यानी बर्थ और डेथ के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज हो गया और इस गैप की वजह से पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली ग्रो कर सकती है। तो हमें इस चार्ट से ये समझने को मिल रहा है कि जो डेथ रेट है वो बहुत तेजी से नीचे है आई, जबकि जो बर्थ रेट है वो उस कंपैरिजन में उतनी तेजी से नीचे नहीं गिरा। और इसी डिफरेंस को समझना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो मेनली इस चार्ट से हमें ये समझने को मिलता है कि 1931 से पहले बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। 1921 टू 31 डेथ रेट जो था वो शार्पली डिक्लाइन हुआ, लेकिन बर्थ रेट उस तरीके से डिक्लाइन नहीं हुआ। इससे दोनों में एक गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये जो गैप था ये इंक्रीज हुआ और इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो एक्सीलरेट हुई, लेकिन इंक्रीजिंग प्रोस्पेरिटी, एजुकेशन और अवेयरनेस की वजह से बर्थ रेट भी डिक्लाइन होने लगे। सो ये चार्ट हमें दिखाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 1921 में 1911 टू 1921 में जो पॉपुलेशन नेगेटिव क्यों हुई थी, तो मैंने बताया था आपको कि इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक की वजह से ऐसा हुआ था। तो 1918 टू 1990 में हमें इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक देखने को मिला था, जिसे हम स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। ये जो पेंडेमिक था इसकी वजह से इंडिया में बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स देखनी गई। तो एस्टिमेटेड अगर हम देखें तो अराउंड 17 मिलियन पीपल यहाँ पे डाइड हुए थे। तो हमें देखने को मिलता है कि इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक की वजह से डेथ इंक्रीज हुई। डेथ इंक्रीज की मतलब मोर्टेलिटी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हमें नेगेटिव देखने को मिला। ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, डिजीज और मोर्टेलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। जो थॉमस रॉबर्ट माल्थूस थे, ये एक इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने 1798 में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये बुक पब्लिश की थी। माल्थूस का बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या था? उनका मानना था कि पॉपुलेशन की ग्रोथ फूड प्रोडक्शन से ज़्यादा फास्ट होती है। वो बताते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह ग्रो करती है, जैसे 2, 4,
8, 16, 32 पॉपुलेशन तो हमारे इस पैटर्न में ग्रो हो रही है, जबकि जो फूड प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरीके से ग्रो करता है 2, 4, 6, 8, 10। तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन फूड सप्लाई से ज़्यादा ग्रो कर रहेगी तो इवेंचुअली प्रॉब्लम्स आएंगी, हंगर, पोवर्टी, फेमाइन, ये सब डिजीजेस हमें देखने को मिलेंगी। आइए इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इस ग्राफ को समझने के लिए हमें दो चीज़ें कंपेयर करनी है। पहला, पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। तो माल्थूस का जो बेसिक आर्ग्यूमेंट था कि ह्यूमन पॉपुलेशन फूड प्रोडक्शन के कंपैरिजन में फास्टर रेट से ग्रो करती है। तो पॉपुलेशन वाली लाइन को देखिए, जो हमारी पॉपुलेशन वाली लाइन है उससे हमें देखने को मिल रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो कर रही है 2, 4, 8, 16, 32। नोटिस करिए कि हर स्टेप पर पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है, यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत फास्ट है। अब दूसरी लाइन को देखिए, फूड प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस वाली लाइन। तो माल्थूस के अकॉर्डिंग जो फूड प्रोडक्शन है वो एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ जो इंक्रीज हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन की तरह एक्सपोनेंशियली फास्ट नहीं है। तो फूड प्रोडक्शन की ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली स्लो देखने को मिल रही है। अब स्टूडेंट्स ग्राफ में दोनों लाइंस के बीच के गैप को ऑब्जर्व कीजिए। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन और फूड प्रोडक्शन के बीच डिफरेंस रिलेटिवली कम था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो पॉपुलेशन की लाइन और बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, जबकि जो फूड प्रोडक्शन था वो स्लो इंक्रीज हो रहा था। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इवेंचुअली आउटस्ट्रिप्स द ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी एज कंपेयर टू फूड प्रोडक्शन। और इसी डिफरेंस की वजह से माल्थूस के अकॉर्डिंग फूड शॉर्टेज, पोवर्टी, हंगर और स्टार्वेशन जैसी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक फैमिली में इनिशियली 2 मेंबर्स रहते थे, उनके पास फूड सफिशिएंट था। अब पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज होती गई, 2 मेंबर से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए और 8 से 16। लेकिन जो फूड था वो उस कंपैरेटिवली नहीं बढ़ रहा था। सपोज 2 मेंबर्स का फूड था, फिर उनके पास 4 का हुआ, अब पॉपुलेशन में 8 हुआ था, जबकि फूड प्रोडक्शन में 6 होगा, फिर उन पे 8 आएगा। तो क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। तो एक पॉइंट पर लोग ज्यादा होंगे और फूड प्रोडक्शन कम होगा। यही माल्थूस की थ्योरी का आर्गुमेंट है। अब आप बताइए कि अगर फूड इनसफिशिएंट होगा तो क्या होगा। माल्थूस ने यहाँ 2 तरीके के चेक्स की बात की है, प्रिवेंटिव चेक्स और पॉजिटिव चेक्स। प्रिवेंटिव चेक्स ये पॉपुलेशन ग्रोथ को पहले से कंट्रोल करने वाले मेजर्स हैं, यानी कि जैसे मैरिज को पोस्टपोन करना या फिर सेक्सुअल एब्सिस्टेंस और सेलिबेसी, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज को वॉलेंटरली लिमिट करना। दूसरा है पॉजिटिव चेक्स। लेकिन माल्थूस का मानना था कि ह्यूमंस पॉपुलेशन ग्रोथ को वॉलेंटरली सफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो नेचर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव चेक्स लाएगा, जैसे कि फेमाइन्स या डिजीजेस। इसके थ्रू मोर्टेलिटी इंक्रीज होती है और पॉपुलेशन रिड्यूस होती है। तो माल्थूस के अकॉर्डिंग नेचर का वे है ये करेक्ट करने का, जो पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने का। तो स्टूडेंट्स माल्थूस पॉपुलेशन बताते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर एज फूड प्रोडक्शन ग्रोज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर पॉपुलेशन इवेंचुअली एक्सीड्स द मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। लोग बहुत फास्ट बढ़ेंगे लेकिन फूड उस तरीके से उतनी फास्ट नहीं बढ़ेगा और इवेंचुअली फूड शॉर्टेज, पोवर्टी जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी। तो ये सब हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू माल्थूस। अब आगे हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थूस। जो हमारे लेटर स्कॉलर्स थे उन्होंने माल्थूस की थ्योरी को चैलेंज करा। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज का एक्चुअल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस माल्थूस के प्रिडिक्शन से डिफरेंट था। यूरोप में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई बट साथ ही साथ
फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ, बर्थ रेट्स डिक्लाइन हुए और एपिडेमिक डिजीज को कंट्रोल किया गया। तो माल्थूस की प्रिडिक्शन कंप्लीटली एक्यूरेट प्रूफ नहीं हुई। लिबरल और मार्क्सिस्ट थिंकर्स ने भी माल्थूस को क्रिटिसाइज किया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि पॉवर्टी का रीजन सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होता, प्रॉब्लम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है। मतलब इशू सिर्फ ये नहीं है कि रिसोर्सेज कितनी है, क्वेश्चन ये भी है कि रिसोर्सेज किसके पास है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है, क्योंकि जो वेल्दी लोग हैं वो तो लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं, जबकि जो पुअर लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। इसीलिए हमें पॉपुलेशन को इकोनॉमिक और सोशल तरीके से भी पढ़ना पड़ता है। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे इस चैप्टर का। इस थ्योरी को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें एक्सप्लेन करती है कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के साथ किसी सोसाइटी की पॉपुलेशन का पैटर्न कैसे चेंज होता है। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती है वैसे वैसे बर्थ रेट और डेथ रेट में चेंजेस आते हैं। जब मैं आपको वो चार्ट समझा रही थी तब मैंने आपको इस थ्योरी का हिंट दिया था। अब इस ग्राफ के थ्रू हम 4 स्टेजेस में इसे समझेंगे। ग्राफ में एक साइड पर बर्थ रेट और डेथ रेट शो किया गया है, दूसरी साइड पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के डिफरेंट स्टेजेस रिप्रेजेंट किए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ग्राफ में ये ऑब्जर्व करना है कि बर्थ रेट और डेथ रेट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे मूव कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेज 1 को देखिए। स्टेज 1 में सोसाइटी जो है वो रिलेटिवली अंडर डेवलप और टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है। इस स्टेज की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे हमें हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट देखने को मिल रहा है। यानी एक तरफ बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। डेथ रेट हाई होने का रीज़न क्या हो सकता है? पुअर हेल्थ केयर, पुअर सैनिटेशन, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, एपिडेमिक्स और डिजीजेस। इसी तरह बर्थ रेट भी हाई होती है क्योंकि सोसाइटी में लार्ज फैमिली साइज कॉमन है। अब अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हैं तो इनके बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रिलेटिवली लो है। ये हमारा स्टेज 1 है। स्टेज 1 को याद करने के लिए हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ लो देखने को मिलती है। अब स्टूडेंट, हम सेकेंड स्टेज को समझते हैं। यहाँ सोसाइटी में डेवलपमेंट के साइंस स्टार्ट होने लगते हैं। हेल्थ केयर इम्प्रूव होती है, सैनिटेशन इम्प्रूव हो रहा है, फूड सप्लाई और न्यूट्रिशन बेटर है और डिजीजेस को कंट्रोल करने के मेथड्स भी इम्प्रूव हो गए हैं। इसलिए सबसे पहले डेथ रेट में हमें डिक्लाइन करना है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बर्थ रेट अभी भी हाई है। यानी कि इस स्टेज में हम बोल सकते हैं कि हाई बर्थ रेट बट फॉलिंग डेथ रेट। अब बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का डिफरेंस इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और जब डेथ रैपिडली डिक्रीज होती हैं लेकिन बर्थ अभी भी हाई हैं तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इंक्रीज होने लगती है। तो यहाँ पे हमें पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिलता है और इस स्टेज में हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। फिर हम थर्ड स्टेज पे आते हैं। थर्ड स्टेज पे हमें डेथ रेट अभी भी लो देखने को मिल रही है और बर्थ रेट हाई है लेकिन धीरे धीरे फॉल कर रहा है। जो गैप है वो कम हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस फैल रही है, जिसकी वजह से बर्थ रेट भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस स्टेज पे पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो जाएगी। फिर चलते हैं हमारे फाइनल और फोर्थ स्टेज में, जिसे हम लो स्टेशनरी भी बोलते हैं। इस स्टेज में सोसाइटी इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप्ड हो चुकी है। एजुकेशन और अवेयरनेस काफ़ी इंक्रीज हो गया है। लोगों को स्मॉलर फैमिलीज देखने को हमें मिल रही है, लोग स्मॉलर फैमिलीज को प्रेफर कर रहे हैं।
फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, इसलिए अब बर्थ रेट्स लो होते जाएंगे और सेम टाइम पे डेथ रेट ऑलरेडी लो है। तो बर्थ यहाँ पे हम बोलेंगे कि लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। अब दोनों रेट्स के बीच डिफरेंस फिर कम हो गया है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ फिर लो और स्टेबल हो जाएगी यहाँ पे। तो स्टेज 4 में हम बोलेंगे लो बर्थ एंड लो डेथ, यानी कि लो पॉपुलेशन ग्रोथ। सो स्टेज 1 हाई बर्थ हाई डेथ, स्टेज 2 birth rate high, death rate falls rapidly. Stage 3 birth rate falls, death rate remains low. And stage 4 low birth rate and low death rate. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं कि एक सोसाइटी में इनिशियली 100 लोगों ने जन्म लिया, 100 बच्चे पैदा हुए, लेकिन 90 लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी होगी? ओनली 10। अब हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, जिसकी वजह से जो डेथ्स थी वो रिड्यूस होकर 30 हो गई, लेकिन बर्ड्स अभी भी 100 है। तो अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई कितनी? 100 बर्ड्स माइनस 30 डेथ्स, यानी कि 70। अब पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो करेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो बर्थ रेट थे वो रिड्यूस हो गए सब। तो अब हम बोलेंगे, अब अगर 40 हैं बर्थ और 30 हैं डेथ्स, तो अब पॉपुलेशन फिर कितनी इंक्रीज होगी? 10। तो अगेन पॉपुलेशन ग्रोथ लो हो जाती है। इसी रिलेशनशिप को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल एक्सप्लेन करता है। अब हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के थ्रू ये समझा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के साथ कैसे चेंज होता है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रांजिशन एग्जैक्टली कैसे हुआ? इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कब रैपिडली इंक्रीज हुई? बर्थ रेट और डेथ रेट में क्या चेंजेस आए? और इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस क्या थे? इस क्वेश्चन को हम आगे समझेंगे इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ के कॉन्सेप्ट में। आइए अब कुछ कॉमन डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को समझें। सबसे पहले है बर्थ रेट। बर्थ रेट का सिंपल मीनिंग है कि नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। अगर हम बोलें कि बर्थ रेट 20 है, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉपुलेशन में 20 लाइव बर्ड्स हुए हैं। नेक्स्ट इज डेथ रेट। सिमिलरली नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अगर डेथ रेट 7 है, इसका मतलब 1000 पॉपुलेशन में अप्रॉक्स 7 लोगों की डेथ हुई है। नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज निकालने के लिए हमें बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 20 बर्थ रेट है और डेथ रेट हमारे पास 7 है, तो 20 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 13। सो नेचुरल इंक्रीज यहाँ पर 13 होगा। तो नेचुरल इंक्रीज में माइग्रेशन इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हम बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट ही चाहिए होता है। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल का सिंपल मीनिंग है कि एक जनरेशन अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन से रिप्लेस कर पाई। अगर फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल के अराउंड है, तो लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबलाइज होने लगती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कॉमनली रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को अप्रॉक्सीमेटली TFR 2.1 के अराउंड एक्सप्लेन किया गया है। TFR का मीनिंग होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज के दौरान एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। एज्यूम करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कंटिन्यू। नेगेटिव ग्रोथ तब होती है जब फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल के बिलो चली जाती है, यानी कि जो हमारा TFR है बर्ड्स एक्चुअल में उससे कम हो। फर्टिलिटी और बर्थ रेट सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। बर्थ रेट यानी कि टोटल पॉपुलेशन के रेफरेंस में बर्थ को मेजर करता है, जबकि फर्टिलिटी वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एजेस की वुमेन है उनके रेफरेंस में बर्थ को मेजर करता है। जनरली चाइल्ड बियरिंग एज जिसे 15 to 49 ईयर्स माना गया है। तो बर्थ रेट यानी कि टोटल पॉपुलेशन, फर्टिलिटी वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज से निकाली जाती है।
रीजनल डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी। इंडिया में फर्टिलिटी हर स्टेट में सेम नहीं है। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया गया है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में टोटल फर्टिलिटी रेट रिलेटिवली लो था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में टोटल फर्टिलिटी रेट कंपेरेटिवली हाई था। सो इंडिया के अंदर भी हमें रीजनल डेमोग्राफिक डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन है क्यों? जनरली प्रोस्पैरिटी इंक्रीज होने पर फर्टिलिटी डिक्लाइन करती है। अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिक्लाइन होता है तो एजुकेशन और अवेयरनेस इंक्रीज होती है, तो फैमिली साइज भी रिड्यूस होने लगता है। तो डेमोग्राफिक पैटर्न्स को समझने के लिए हमें सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, जैसे कि लो फर्टिलिटी होने से पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होगी और हाई फर्टिलिटी होने से वो ग्रेटर कंट्रीब्यूशन करेंगे फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो रीजनल डिफरेंसेस एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे लोअर फर्टिलिटी है और कहाँ पर हायर फर्टिलिटी हमें देखने को मिलती है। आइए समझते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइफ बर्थ्स। अगर किसी सोसाइटी में इन्फेंट मोर्टालिटी हाई है तो जनरली पुअर हेल्थ कंडीशंस, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, malnutrition या पुअर लिविंग कंडीशंस इंडिकेटर हो सकते हैं। तो डेवलपमेंट के साथ जनरली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिक्रीज होता है और इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है। सिमिलरली मैटरनल मोर्टालिटी वुमेन की हेल्थ कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे मैटरनल डेथ्स एसोसिएट होती है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से, कॉमनली एक्सप्रेस्ड पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स। अगर मैटरनल मोर्टालिटी हाई है तो ये इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, पुअर मैटरनल केयर या फिर ब्रॉडर सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की तरफ इंडिकेट करता है। अगर डेवलपमेंट हो रही है और उससे हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो मोर्टालिटी डिक्रीज हो जाएगी। मोर्टालिटी के डिक्रीज होने का मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जब बच्चा अपने 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं, और अगर चाइल्ड बर्थ के दौरान मदर की डेथ हो जाए तो उसे हम मैटरनल मोर्टालिटी रेट कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सिंपल मीनिंग है एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग मोर्टालिटी कंडीशंस। अगर हेल्थ केयर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन या लिविंग कंडीशंस इंप्रूव होती हैं तो जनरली हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज होती है। इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है पॉपुलेशन हेल्थ और डेवलपमेंट का। स्टूडेंट्स, ये हमने फर्टिलिटी और रीजनल डिफरेंसेस प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने इस पार्ट 1 को एंड करते हैं। आज हमने समझा कि चैप्टर के फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि डेमोग्राफी क्या होती है, सेंसस क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ के पैटर्न को समझा, 1918 टू 1919 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक के बारे में पढ़ा, माल्थुसियन थ्योरी और उसका क्रिटिसिज्म भी देखा, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी देखी जिसमें हमने बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल इंक्रीज, रिप्लेसमेंट लेवल, फर्टिलिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सबको समझा। पार्ट 2 में हम चैप्टर के रिमेनिंग और इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एज स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन पिरामिड, डिपेंडेंसी रेशियो, डेमोग्राफिक डिविडेंड, सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, लिटरेसी, रूरल अर्बन डिफरेंसेस, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन पॉलिसी। पार्ट 2 में एक कॉन्सेप्ट को स्पेशली ध्यान से समझना, पॉपुलेशन मोमेंटम, बिकॉज फर्टिलिटी डिक्लाइन होने के बाद भी पॉपुलेशन इमीडिएटली डिक्लाइन नहीं करती। तो पार्ट 2 को देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको पार्ट 1 हमारा क्लास 11 सोशियोलॉजी चैप्टर 2
पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां हम इंडियन सोसाइटी की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।